बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो बाराबंकी से आ रही है। यहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़ी ट्रक में घुसी टवेरा कार। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। मरने वाले एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। बिहार से मुरादाबाद जा रहे थे कार सवार। सफदरजंग थाना क्षेत्र के पलहरी गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, झांसी में ये हादसा हुआ है। बिहार से मुरादाबाद जा रहे थे कार सवार। इसी दौरान ये हादसा हो गया। मरने वाले एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। सफदरजंग थाना क्षेत्र के पलहरी गांव के पास अयोध्या हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो बाराबंकी से बड़ी खबर है, जहां खड़े ट्रक में टवेरा कार घुस गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। झांसी से खबर है, यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में 1 दर्जन यात्री हुए घायल। घायल यात्रियों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बस चालक की लापरवाही से यह बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ से उज्जैन जा रही थी शताब्दी ट्रेवल्स बस। तो झांसी में यात्रियों से भरी बस पलट गई है। इसमें 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। कानपुर से भोपाल जा रही थी, सिस्टर की डेथ हो गई है, कौन सी बस है ये? शताब्दी। ठीक है, फिर क्या हुआ? बस फिर उसके बाद में हम उतर के बस एक कप चाय पी के हम सबसे पहले हम आ गए बस में, क्योंकि धीरे चलते हैं। सबसे पहले हम आ गए, फिर लोग धीरे धीरे करके आए। कुछ लोग नहीं आए थे, जिसकी वजह से उसने क्या किया नहीं मालूम। फिर हमने क्या कहते हैं बस सो गए, मतलब सोए क्या थे, लेटे हुए थे। बस एक धक्का लगा और सब कुछ। रास्ते में क्या हुआ? कहाँ पर बस गिरी? अब ये तो हमको नहीं मालूम, ये जंगल में क्या है हमको। अच्छा, खाई में बस पलट गई थी ना? पूरी पलट गई, कुछ बचा भी है भैया। कंट्रोल द्वारा मिली हमको एमडीटी पर कि डायमंड तिराहे के पास शताब्दी बस का एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर पहुंचे तो घायलों को बस से बाहर निकलवाया। उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया और जो गंभीर घायल थे उनको मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया द्वारा एम्बुलेंस। बाकी जो हल्की फुल्की चोटें हैं उनको भी एम्बुलेंस से पहुंचाया जा रहा है। खबर लखनऊ से है। यहां अखिलेश यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राज्यपाल से मिले हैं। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। पहली बार खुद कानून व्यवस्था की शिकायत करने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। अपराधी खुलेआम घटनाएं कर रहे हैं और सरकार चुपचाप देख रही है। अपराधियों को जहां लगाम लगनी चाहिए, महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियां, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं और लगातार बढ़ रही हैं, शर्मनाक ही नहीं बल्कि सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। यहाँ पर लखनऊ में मीटिंगें होती हैं और जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन अपराधी अपराध बड़े पैमाने पे करते हैं। जहाँ पर कहीं कोई ले जा नहीं सकता है आर्म्स, लेकिन आर्म्स जा रहे हैं वहाँ पर। भाई एक चैम्बर में बैठ कर के अधिवक्ता के यहाँ घटना हो जाए, आखिरकार कैसे ये सब घटनाएं हो रही हैं? अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार, और सरकार ने ही खुली छूट दी हुई है। मैं बस महामहिम राज्यपाल जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था के बारे में आपने हमेशा सरकार को कहीं न कहीं जगाया है। मैं चाहता हूँ महामहिम राज्यपाल जी इस सरकार को भी जगाते हो। वहीं पार्टी के नेता आजम खान साहब के साथ लगातार झूठे मुकदमे, झूठी कार्रवाई और प्रशासनिक ढंग से जो जानबूझकर के कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि उन्हें दबाया जाए या पार्टी के नेतृत्व को दबाने का काम जो कर रहे हैं, उसकी भी मैंने जानकारी महामहिम राज्यपाल जी को दी है। और हमें उम्मीद है कि महामहिम राज्यपाल सरकार को निर्देश भी दे सकते हैं, सरकार को जगा भी सकते हैं कि कम से कम अपराधी और जो झिंगल राज उत्तर प्रदेश में बना है उसको नियंत्रण में लाएं। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एससीओ समिट में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह दिल्ली पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री
मोदी स्वदेश लौट आए हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश लौटे। उस दौरान अधिकारियों ने उनका स्वागत भी किया। एससीओ समिट में शिरकत करने गए थे। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित किया गया था एससीओ समिट। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे, जिसके बाद आज वो स्वदेश लौट आए हैं। अगर हमारा देश कुछ कहता है और दुनिया उसे कहे पर मुहर लगाती है तो तय मानिए कि अपने देश की साख बढ़ी है। और इस बार ऐसा ही हुआ है एससीओ सम्मेलन में, जहां साझा घोषणा पत्र में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का न सिर्फ जिक्र हुआ बल्कि इस पर चिंता भी जाहिर की गई है। एससीओ के घोषणा पत्र में भारत के मुद्दों की गूंज। सबने एक सुर में माना आतंकवाद बड़ी चुनौती। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सबने माना खतरनाक। बिश्केक में भारत की बड़ी जीत। यकीनन कूटनीति के मामले में ये एक बड़ी जीत है, वो भी तब जब पाकिस्तान की मौजूदगी में एससीओ के साझा घोषणा पत्र में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को तरजीह दी गई है और चीन ने भी इसका समर्थन किया है। जी हां, दुनिया के हर मंच पर भारत ने आतंकवाद के मुद्दे को उठाया है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खतरे से सबको आगाह भी करता रहा है। और पाकिस्तान के पीछे खड़ा चीन उस पर चुप्पी साधता रहा है। लेकिन यूएन में अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के बाद ये दूसरा बड़ा मौका है जब आतंकवाद के मसले पर चीन भारत के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि साझा घोषणा पत्र में एससीओ ने माना कि सीमा पार से आतंकवाद बड़ी चुनौती है। घोषणा पत्र में आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा की गई है और इससे मुकाबले के लिए साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया है। एससीओ की तरफ से अपने सभी सदस्य देशों को आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने के लिए कहा गया। Terrorism in the joint declaration, it's the principle in the SCO negotiations is of coming to a consensus on a statement, and that is a consensus of all the countries who are coming out with a joint declaration. So it is a strong statement against terrorism. इस घोषणा पत्र के जारी होने के ठीक पहले भी पीएम मोदी ने आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया और पूरे विश्व से आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद से सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। तो वहीं इमरान खान ने भी आतंकवाद से खुद पीड़ित होने के अपने पुराने विलाप के साथ ही एक बार फिर कश्मीर राग अलापने की कोशिश की। लेकिन भारत साफ कर चुका है कि बिना आतंक की दुकान बंद किए पाकिस्तान के साथ कोई बात मुमकिन नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान भी आतंकवाद के मुद्दे उठाए और पाकिस्तान से बातचीत के मुद्दे को दोनों देशों का आंतरिक मुद्दा करार दिया। साथ ही चीन को जबरन उसमें नाक घुसेड़ने से बचने की सलाह भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली से खबर है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में 5 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा होगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र में बदलाव के मुद्दे पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और नक्सली हिंसा के मुद्दे पर यह चर्चा होनी है। बैठक में सूखे की स्थिति, कृषि क्षेत्र के संकट पर भी चर्चा होगी। वर्षा जल संचयन और खरीफ फसल के लिए तैयारियों के मुद्दे पर होगा मंथन। पश्चिम की सीएम ममता बनर्जी बैठक में नहीं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में सूखे की स्थिति, कृषि जल के संकट, वर्षा जल संचयन और खरीफ फसल के लिए तैयारियों के मुद्दे पर विचार विमर्श होगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक बैठक के 5 सूत्रीय एजेंडे में आकांक्षी जिला कार्यक्रम, कृषि में बदलाव और सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं।
आपको बता दें कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शिरकत नहीं करेंगी। पहले ही ममता ने बैठक में शामिल होने के इनकार कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ पहुंचे श्री श्री रविशंकर, वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे श्री श्री रविशंकर। राम मंदिर मामले में मध्यस्थता को लेकर मीटिंग करेंगे। एआईएम-पीएलबी के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। मध्यस्थता कमेटी के मेंबर हैं श्री श्री रविशंकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं श्री श्री रविशंकर, और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, श्री श्री रविशंकर अभी थोड़ी देर पहले वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर पहुंचे हैं, जहां पर जो कमेटी बनाई गई है, मध्यस्थता करने वाली कमेटी में जो सदस्य हैं सब लोग मौजूद हैं, यहाँ पर पहले से ही पहुंच चुके हैं। अब ये लोग अंदर बैठ के वार्ता करेंगे और इसी मामले को लेकर श्री श्री रविशंकर आज लखनऊ पहुंचे हैं और वीवीआईपी गेस्ट हाउस में इनका पहले से ही प्रोग्राम तय कर दिया गया था कि यहाँ पर बैठकर मीटिंग होगी और तमाम सदस्य जो मध्यस्थता कमेटी के हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में वार्ता शुरू होगी। जी, इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, किन सदस्यों से मुलाकात करेंगे? देखिए, मध्यस्थता कमेटी की जो है गठन पहले ही कर लिया गया था। जब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था उसी के दौरान जो है गठन किया गया था। करीब 3 महीने पहले ही इसका गठन हो चुका था और इसकी कई मीटिंगें हो भी चुकी हैं। अयोध्या में मीटिंग हो चुकी है। उसके बाद अब राजधानी लखनऊ में श्री श्री रविशंकर पहुंचे हैं। तो जो जो सदस्य इसमें पहले से शामिल थे वही सदस्य हैं और वो लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं वीवीआईपी गेस्ट हाउस पे। थोड़ी देर में इनकी मीटिंग शुरू होगी। जी नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से अयोध्या में सरगर्मी तेज हो गई है। आज एक बार फिर से अयोध्या के मणिराम दास छावनी में विराट संत सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें साधु संतों का जमावड़ा लगेगा और मंदिर समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस आयोजन में देश और विदेश के संत शामिल हैं, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग भी शामिल होंगे। इस आयोजन को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि आयोजन में खलल न पैदा हो सके। संत समाज के अपना स्वभाव है, वो राम मंदिर निर्माण हो इसके लिए सरकार से मांग करती रहेगी। चाहे जितने बार बैठक होगा वो उसका एक लक्ष्य होगा कि सरकार भगवान रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनाए। तमाम देश और विदेशों से ही महापुरुष इस कार्यक्रम में सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। तमाम आ चुके हैं और सब अपना विचार व्यक्त करेंगे, राष्ट्र की चर्चा करेंगे, जन्मभूमि की चर्चा करेंगे। जो हम लोग ये चाहते हैं कि जो है भीड़ बनाने से कोई फायदा नहीं है। आप कानून से जो है कानून की लड़ाई जब कोर्ट ने पैनल बनाया है आप सबूत पेश करें। जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, पैनल के पास है, जो भी फैसला आएगा, मुसलमान भी कह रहा है कि हम कोर्ट की मानेंगे, पैनल की मानेंगे। तो इस तरीके से राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निमिष गोस्वामी जुड़ गए हैं अयोध्या से। निमिष, फिलहाल क्या अपडेट है, कब तक उद्घाटन होना है? जी मनु, 3 बजे के लमसम इस विराट संत सम्मेलन का उद्घाटन होगा, जिसमें देश विदेश से तमाम संत अभी आ रहे हैं। पूरे देश से कई संत हैं। न्यास के पदाधिकारी रहेंगे, विश्व हिंदू परिषद के लोग रहेंगे और आरएसएस के भी लोगों के रहने की सूचना है। अगर आयोजक मंडल की माने तो इस पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बड़ी संख्या में साधु संतों ने ताकत लगाई है। आज 3 बजे के आसपास डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस संत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें राम मंदिर मुद्दे से लेकर अहम कई चीजों के बारे में वार्ता की जाएगी। और अगर बात की जाए संत समाज की, तो संत समाज अब राम मंदिर को लेकर उद्वेलित है और अब उसमें विलंब नहीं चाहता है। लेकिन इस पूरे धर्म संसद में या ये कहे संत सम्मेलन में प्रमुख मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, जैसे कि धारा 370, 35 इन सब पे भी चर्चा होगी। लेकिन राम मंदिर पर संत समाज प्रमुखता से करेगा। अभी पूर्व में भी 3 जून को मणिराम दास छावनी में ही न्यास अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है और आज डिप्टी सीएम इस संत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, उसमें डिप्टी सीएम भी रहेंगे। तो कहीं न कहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए संत समाज इस तरीके के आयोजन कर रहा है। और आज का
अहम इसलिए है क्योंकि नाथ हृदय गोपाल दास का जन्मोत्सव उपलक्ष्य चल रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग बाहर से भी आए हुए हैं और राम मंदिर को लेकर बार-बार। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दोपहर 3 बजे तक इस सम्मेलन का उद्घाटन हो सकता है, जैसा कि निमिष जानकारी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या में संभावित आतंकी हमले को लेकर खुफिया जानकारी दी है, जिसके बाद से अयोध्या में हाई अलर्ट है। खुफिया जानकारी में बताया गया है कि आतंकवादी नेपाल से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं। सभी आने वाली ट्रेन बसों की तलाशी ली जा रही है। होटल गेस्ट हाउस में भी लोगों की नजर है। कुछ इंटेलिजेंस इनपुट आया है, तो उसको देखते हुए जो LIU है यहाँ की लोकल, और इसके अलावा जो हमारी और भी जो जांच की एजेंसियाँ हैं और हमारी जो लोकल पुलिस है, उस सभी को हमने अलर्ट किया है। मंदिरों पे भी अलर्ट किया और सभी जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन है सभी पर उस पर अलर्ट किया गया है। इसके अलावा जो बीट सिस्टम वगैरह है, कुछ नंबर्स वगैरह हैं, ये शहर में 18,000 पे जगहों पे लगभग नंबर लिखवाए जा रहे हैं पुलिस के, सो दैट कि जनता भी हमसे जुड़ सके और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यदि दिखता है तो संदिग्ध व्यक्ति के बारे में हमको सूचना मिल सके। इसके अलावा जो ढाबे होटल वगैरह हैं, इनकी भी चेकिंग पे भी विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अगला 2-3 दिन में काफ़ी मनोभाव यहाँ पर आने वाले हैं, तो इन सब पे भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। खबर कासगंज से है, जहां पुलिस के सिपाही का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो गया है। बाइक छोड़ने के नाम पर सिपाही 300 रुपए की मांग कर रहा था। युवक अपनी मजबूरी बताता रहा, लेकिन सिपाही ने एक भी नहीं सुनी। आखिर में 200 रुपए पर सिपाही ने बाइक छोड़ी। वहीं अब इस मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस पूरे मामले का पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए हेड कांस्टेबल महेश कुमार और चौकी प्रभारी द्वारा उत्तरदायित्व सही से नहीं निभाने को लेकर लाइन हाजिर किया गया है। CO सिटी को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। जांच के बाद विभागीय कार्रवाई की बात कही जा रही है। ज्यादा करे फिर हमारा मूड चढ़न लगा तू करो पहले तो हम रास्ते की बात कर और बताए थे ऑटोमेटिक आदमी में मान ले पहले तो हम रास्ते समझा। अब तो दूसरे की बता एक दुकान तो बहुत रकम का फिर कैसा है ना, तो मजबूर ना देख रहे किसी आदमी की, मजबूर ना देख रहे थे। हमारी मजबूरी कोई देगा मजबूर का देखना और जाई कहे तू 5,000 रुपये तो क्या करे जाई ट्रैक्टर और ट्राली के बारे में गाड़ी करते हैं 5,000 से कम से कम 5,000 से छूट जाए तो कहते हैं हमारी कटवा देना। हम तो लिखते में कागज देंगे, मैंने थोड़ी देंगे। अब तो लिखे 5,000 से कम की अगर तू छुटा ले तो हम असली पता कहते चले। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के हड़ताली डॉक्टरों के समर्थन में कई डॉक्टरों ने अपना इस्तीफा दे दिया है और देश भर के डॉक्टर भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर सीएम ममता बनर्जी राजनीति में व्यस्त हैं और मरीज परेशान हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के NRS मेडिकल कॉलेज में पिटाई के बाद हड़ताल पर गए डॉक्टरों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विरोध में 150 से ज्यादा डॉक्टरों ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी है। उधर पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के समर्थन में देश के कई राज्यों के डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग कर दी है। We are not going home this time. Going back. We will have the law. कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस घटना पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ममता सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि डॉक्टरों से बातचीत कर मामला सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया और उनकी सरकार ने अब तक डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट से ममता सरकार को फटकार तो लगी, लेकिन राज्य की प्रशासनिक हालात पर ध्यान देने की बजाय सीएम ममता बनर्जी शुक्रवार को बंगला कार्ड खेलने में व्यस्त रहीं। सब राज्येर भाई बोनेदेরই আমরা ভালোবাসি, কিন্তু মনে রাখবেন আমি বিহারে গেলে আমি হিন্দি ভাষায় কথা বলি, তার কারণ রাজ্যের ভাষাটা হিন্দি। আমি উত্তরপ্রদেশে গেলে হিন্দি ভাষায় কথা বলি, রাজ্যটা ইউপি। পাঞ্জাবে গেলে পাঞ্জাবি আমি ভালো জানি না, কিন্তু 4-5টা লাইনও বলি, রাজ্যটা পাঞ্জাব। একমাত্র তামিলনাড়ুটা জানি না ভাষা, কিন্তু ভানাক্কম বলতে পারি আর কিছু কিছু কথা বলতে পারি, সেটুকু দিয়ে সম্বোধন করি।
বাংলায় থাকলে বাংলায় কথাটাও বলতে হবে। ममता बनर्जी के इस रवैये पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनसे संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है। एक मुख्यमंत्री अगर थोड़ा सा संवेदनशील भाव से इस सारे कांड के अंदर अपना जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन करें तो सारे देश के अंदर जो मरीज सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र करना बंद करेंगे। मैं आज ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र भी लिखूंगा, कोशिश करूंगा कि अगर मैं उनसे व्यक्तिगत बात कर सकूं बात करूंगा। आइए आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 10 जून को एनआरएस मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक 75 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, जिस पर गुस्साए परिजनों ने मौके पर मौजूद डॉक्टरों को गालियां दी। इसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि जब तक परिजन हमसे माफी नहीं मांगते वो प्रमाण पत्र नहीं देंगे, जिस पर कुछ लोगों ने हॉस्टल पर हमला बोल दिया। इस हमले में 2 जूनियर डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए और घटना के बाद डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिनको देश भर से समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हमारी पहुंच ही आपकी ताकत है। न्यूज़ 18 यूपी देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18up, ट्विटर हैंडल @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। और अब न्यूज़ 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड।